ऑन कर दिया अमन? ठीक है, इसमें कर दिया। ओके चलो ठीक है। अरे बहुत सारे आगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई? आदिति, खुशी, मीत, सोनू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? पढ़ चुके हो तुम लोग सारे? बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे केमिस्ट्री के अंदर कम से कम 15 से 20 ब्रांच है। केमिस्ट्री के अंदर 15 से 20 ब्रांचेज हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, बट हमारे काम की सिर्फ ये 3 है। हम लोगों को सिर्फ 3 पढ़ना है। चलो तो अब हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अगला क्वेश्चन उठता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बताओ भाई, पढ़ रखा है सारे ने? बताओ आर्यन। कार्बन कंपाउंड्स सर। कार्बन कंपाउंड्स। और आद्या? कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, आपने कहा कार्बन कंपाउंड्स, आंसर गलत है। आपने कहा कार्बन कंपाउंड्स, ये भी गलत है। और आपने कहा हाइड्रोकार्बन्स, ये भी गलत है। ये दोनों ही गलत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं फाउंड या सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, H2CO3 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे, ये सारे इनऑर्गेनिक है। क्या समझे? ये सारे इनऑर्गेनिक है। तो गलत हो गया कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स नहीं है और ना ही हाइड्रोकार्बन्स। समझ आया? वो एक छोटे से पार्ट को, जो भी चीज लिविंग बींग्स के अंदर बनता है या पाया जाता है, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब इसके अंदर तो बहुत सारे चीज बनते हैं। प्रोटीन है, फैट है, लिपिड्स है, एटसेट्रा, बहुत सारे। तो बोला ये तो बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई। तो अगला साइंटिस्ट ने कहा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन अगला है, पहला पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट जो निकला वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन इसके अंदर कार्बन खुद, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये सारे इनऑर्गेनिक। पहले ये माना गया
कि कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक है, लेकिन बाद में ये पता चला कि जी नहीं, ये गलत है। जैसे CH4, C2H6, C3H8 एटसेट्रा। फिर उसके बाद आया कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में हमने लिया जैसे C2H5OH। अब इसमें तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारे चीज हो गया। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कहने से कंफ्यूजन ही हुई, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, ये और ये ऑर्गेनिक है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, फिर अगला साइंटिस्ट ने कहा हाइड्रोकार्बन्स। चलो, जब हाइड्रोकार्बन्स हैं तो ये तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन भी आ गया। तो फिर अगला आया C2H5NH2, इसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी आ गया। तो क्या ये ऑर्गेनिक है? ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर समझ आया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर अगला कॉन्सेप्ट जो आया वो ये था कि फाइनल लिख रहा हूं मैं, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने रूल दिया। क्या दिया? फाइनल करने से पहले मैं अब साइंटिस्ट की थ्योरी बता। सबसे पहले ये रूल दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये पेपर में आया हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस। ये एक साइंटिस्ट था वर्जीलियस, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी का एग्जाम्पल दिया या बताया, एक थ्योरी बताई, किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है इसके बारे में ये एक थ्योरी दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। कोई बता सकता है ये थ्योरी क्या है? पेपर में पूछा है ये। भाई ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो तुम लोग, तो पेपर में तो ये आएगा, जो पढ़ा हुआ आएगा ही नहीं, जो नहीं पढ़ा हुआ आएगा। क्या करोगे अब वहां? यही डिफरेंसेस है ना, जो किताब में था वो तुमने पढ़ा, पेपर में आएगा ही नहीं। तो उनको बोलो ठीक से पढ़ाओ भाई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है, वाइटल फोर्स का मतलब सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर। ये साइंटिस्ट कहता है हर एक लिविंग बॉडी में एक सुपर नेचुरल पावर, जो आत्मा कह रहे हैं, वो होती है। एवरी, एक भी नहीं चल रहा इंक भाई। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सुपर नेचुरल पावर, vital force, which responsible for formation of organic compounds, which responsible for formation of organic compounds। लिखिए, आपको मैंने पूछा शर्मा जी, एक भी नहीं।
वाइटल फोर्स क्या है? सुपर नेचुरल पावर। हर एक जिंदा चीज में एक सुपर नेचुरल पावर होती है, उसको आत्मा कहें या जो कहें, जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन के लिए। कोई डाउट? चलो ठीक है, मान लिया लोगों ने, जैसे यूरिन है या कुछ और चीजें हैं जो हमारी बॉडी में बनती है, या कोई भी जिंदा चीज है, पेड़ खाना बनाता है, एप्पल बनाता है, वो भी एक सुपर नेचुरल पावर के थ्रू है। उसमें ऐसा कैरेक्टर है, उसमें ऐसा ताकत है जिससे वो एप्पल बना लेता है, फूड बना लेता है, मैंगो बना लेता है। तो हर एक जिंदा चीज में एक सुपर नेचुरल पावर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन। समझ आया? इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर बन सकता है, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर उसी के अंदर है। मरे हुए चीजों में कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकता है। यही बात तो हमने यहाँ लिखा था। फिर अगला थ्योरी आया, अगला साइंटिस्ट आया, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर ने क्या किया? सिंथेसाइज्ड यूरिया इन लैब, सिंथेसाइज्ड यूरिया इन लैब विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये बात फिर गलत हो गई कि सुपर नेचुरल पावर। कैसे बनाया था? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि लैब में यूरिया क्या बनाया, कैसे बनाया था। लैब में यूरिया फ्रेडरिक वोहलर ने कैसे बनाया था, और उसका रीअरेंजमेंट पेपर में आएगा। कौन मुझे कह सकता है कि कैसे बनाया था? इस किताब को जिसने पढ़ा होगा, मेरे पास है, वो इसका आंसर देगा। बताओ भाई, अभी देख के मत बताना, समझे? मुझे पता है क्या करोगे तुम, अब फटाफट किताब खोलोगे। सोनू बताओ भाई। यस सर। हाँ, क्या बनाया था, कैसे बनाया था यूरिया लैब में फ्रेडरिक वोहलर? अच्छी बात है, इसमें दिया ही नहीं। पुराने पढ़े हैं सर। लो, आईपीएससी से भी शुरू किया है इसमें। बताओ भाई। 10th में पढ़े थे लेकिन अभी याद नहीं। हाँ, 10th में पढ़े थे लेकिन भूल गए। मैं तो 25 साल पहले पढ़ा था, मैं भी भूल गया। 10th में है ना ये, तो मुझे 10th किए हुए कितने साल हो गया? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या लिया था? अमोनियम साइनेट, NH4C। NH4C, बताओ। NH4CNO। जी हाँ, अमोनियम साइनेट। इसको उसने हीट किया तो ये रीअरेंज हुआ, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आएगा और ये बना यूरिया। फ्रेडरिक वोहलर ने क्या किया? लैब में अमोनियम साइनेट को हीट किया और वो रीअरेंज हो गया, और रीअरेंज होकर के यूरिया बन गया। हम लोग जो यूरिन एक्सक्रिएशन करते हैं, वो यूरिया वाटर और कुछ सब्सटेंसेस जो है उसमें मिक्सअप होते हैं। तो जब ये बात थी कि ये तो गॉड गिफ्टेड सुपर नेचुरल पावर ही बना सकता है, तो फ्रेडरिक वोहलर ने लैब में कैसे बनाया? इसका मतलब है कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। इसका क्या मतलब है? वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। फिर उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे हरमन कोलबे एंड अदर्स। कुछ और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने लैब में CH3CHO एल्डिहाइड बनाया और मीथेन बनाया,
और एटसेट्रा चीजें बनाई। ये इससे ये वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग हो गई। समझ आया? फिर और भी चीजें बना दिया साइंटिस्ट ने। क्या देखा? फिर कुछ और भी चीजें बना दिया लैब में। क्या समझ आया? एक पहले तो फ्रेडरिक बोहलर ने बनाया। पहले किसने बनाया? फ्रेडरिक बोहलर ने बनाया। उसके बाद कुछ और साइंटिस्टों ने बना दिया। समझ आया भाई? इसी किताब के लिखने का तरीका ही बिल्कुल गड़बड़ है। चलो पढ़ो, फिर जो जो चीजें नहीं होगी मैं इसलिए देख लेता हूँ उसको क्या चीज। बहुत सारी चीजें मिसिंग है इसमें, लिखते जाएंगे ये। फ्रेडरिक बोहलर ने पहले यूरिया बनाया। पेपर में आया है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन था जो लैब में बनाया गया? वो था यूरिया, फ्रेडरिक बोहलर ने। उसके बाद बनाया एल्डिहाइड, फिर मीथेन, फिर एसिटिक एसिड, और फिर बहुत सारी चीज। फिर धीरे धीरे तो ये बात एक में हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, लेकिन जब बहुत सारे बना दिए तो ये बात गलत हो गया कि कुछ सुपर नेचुरल पावर है वही बनाता है। समझ आया? तो ये बात खत्म। फिर अगली थ्योरी मैं मिटा रहा हूं। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। किसी बच्चे को कोई डाउट है इस पॉइंट में? No, sir. ये CH4CNO NH2 CONH2 यूरिया NH2 CONH2। किसी को कोई डाउट है? सोनू, मीत? नो सर। मीत आ जाओ। मीत तुमको कोई डाउट नहीं है? नो सर। जोर से बोलो यार। नहीं है सर। ठीक है। खुशी? No, sir. कोई डाउट नहीं है इसमें। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलूं तो इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिविंग बॉडी में बनते हैं, सिर्फ बात गलत हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में भी बना सकते हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? उसका आंसर आया कि कार्बन। जनरली हम देखते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स को, आपने पहले बोला, कुछ साइंटिस्ट ने पहले कहा, आपने जितनी भी चीजें कही वो सारी सही है, लेकिन फिर फाइनल रिजल्ट पर आप पहुंचे ही नहीं। फाइनल रिजल्ट पे आप पहुंचे नहीं। पहला था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गई। फिर आया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। फिर ये थ्योरी गलत हो गई। फिर आया हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इससे बहुत सारी चीजें ठीक हुई, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, CCl4। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा इस थ्योरी से? नहीं होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होगा। लेकिन H2CO3 क्या होगा? इससे होनी चाहिए थी। ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है और ये नहीं, उल्टा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। फिर उसके बाद फाइनल कॉन्सेप्ट जो आया वो हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेलो, अरे भाई साहब इस नंबर पर फोन मत करेगा, वो हमारा नहीं है, कोचिंग का नंबर है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये फाइनल आंसर आया। तो ऑप्शन में यदि ये आएगा कि क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये फाइनल कंक्लूजन है। डेरिवेटिव्स मतलब जिससे डेराइव किए गए हैं। लकड़ी एक मेन कंपोनेंट्स है। लकड़ी से आप दरवाजे बना लीजिए, खिड़की बना लीजिए, बैट बॉल बना लीजिए, डंडा बना लीजिए और कुछ और भी चीज बना लीजिए, लेकिन वो लकड़ी से ही बने हैं, तो वो लकड़ी के ही माने जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स, आपने मीथेन लिए और इससे हमने क्लोरीन का रिएक्शन करा करा करके CH3Cl, फिर Cl2H, CH2Cl2, फिर Cl2H, फिर CHCl3 और फिर फाइनल Cl2H और ये बनाया। तो क्या CCl4 होंगे? क्या CCl4 ऑर्गेनिक होंगे? क्योंकि वो यदि हमारे पास इथेन है C2H6, इसी से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और OH लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? C2H5OH। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे? ये होंगे। फाइनल पता चला क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होंगी, आपको लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है? खुशी, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये एक क्वेश्चन यहां पर बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। अब इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें किसी को कोई अब दिक्कत कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की क्या जरूरत है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? तो बाकी टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 116। हमारे पास 116 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कार्बन को हम अकेले रख रहे हैं और 115 एलिमेंट्स को एक साथ रख रहे हैं, और इसको पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, और कार्बन के पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। क्यों? जो आंसर, कार्बन को या उसके कंपाउंड्स को या उसके डेरिवेटिव्स को, हाँ कार्बन को दोनों में रखना चाहिए, तो किताब एक अलग से लिखना पड़ेगा। इवन कार्बन के ही कुछ कंपाउंड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, H2CO3 एटसेट्रा, वो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो अब इस सवाल का जवाब दो कि अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्यों जरूरत पड़ी? गलत आंसर है। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब? सभी में तो प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते क्या? सिलिकॉन की भी टेट्रावैलेंसी होती है, तो नाइट्रोजन की भी टेट्रावैलेंसी है। इसका आंसर है कि कार्बन अकेले 1 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है, सॉरी 7 मिलियन, और ये बाकी 115 मिलके
56,000 बनाते हैं। कार्बन अकेले बाकी एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होकर के 7 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है और बाकी 115 मिलके सिर्फ 56,000 बनाते हैं। तो इसको तो अलग ही पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन आया है, क्यों इतना बनाते हैं, वाई सो मच। ठीक है, मान लिया कि इसके ज्यादा है इसीलिए उसे अलग से पढ़ना है। क्या मान लिया, 7 मिलियन है तो इतने ज्यादा है तो साथ में मिला के कैसे पढ़ो, लेकिन इसके इतने ज्यादा क्यों है? कार्बन के अकेले में ही 7 मिलियन है लेकिन बाकी के कम है, ऐसा क्यों? जवाब दो भाई। 10 स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन से। स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है कार्बन। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये सही आंसर है। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि आपके आंसर गलत है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये आंसर सही नहीं है। दूसरे बच्चे बोलो भाई, क्योंकि इससे भी ज्यादा स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड दूसरा बनाता है, इससे भी ज्यादा स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड दूसरा बना सकता है, तो उसके होने चाहिए थे। फिर 3 रीजन है इसके, कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, इसके 3 रीजन है। कोई बता सकता है? टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, और तीसरा सोनू तुमसे ही है उम्मीद यार। डबल ट्रिपल बॉन्ड्स। नहीं वो आ गया उसमें। और कोई? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आए हुए हैं। कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बना रहा है? क्या आए हैं क्वेश्चन? कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? अब हम कैटेनेशन की बात करते हैं। कैटेनेशन वर्ड का मतलब क्या है भाई? कैटेनेशन वर्ड का मतलब क्या है? चेन बनाना सर। चेन बनाना। और कुछ? खुशी, कैटेनेशन वर्ड, कैटेनेशन वर्ड का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन वर्ड का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। क्वेश्चन पूछ दिया है कैटेनेशन का ऑर्डर बताओ। कार्बन ये कैटेनेशन शो करता है, बहुत लंबा चेन बना सकता है इस तरह। और कौन कौन से कैटेनेशन शो करते हैं? पेपर में आ गया है, ऑर्डर बताओ। और कैटेनेशन शो कर सकता है नाइट्रोजन, सल्फर, और फास्फोरस, सिलिकॉन। एक्सेट्रा। सिलिकॉन। जी हाँ बिल्कुल, वाह, किसने बोला है? क्या नाम है? खुशी। अच्छा वाह, ये पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सिलिकॉन, ये सारे कैटेनेशन शो करते हैं, इवन ऑक्सीजन भी। कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग, और सेल्फ लिंकिंग बहुत सारे एलिमेंट्स करते हैं। तो कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सारे, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और भी बहुत सारे। तो कार्बन ही क्यों इतना बनाया, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। अच्छा, कैटेनेशन का ऑर्डर भी आ गया है एक बारी पेपर में। सबसे ज्यादा कैटेनेशन
कार्बन दिखाएगा। उसके बाद किसकी टेंडेंसी है? सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस, और फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये है ऑर्डर। समझ आया? तो कार्बन इतना कंपाउंड क्यों बनाता है? कैटनेशन तो और भी दिखा रहा है, कैटनेशन और भी दिखा रहा है। तो कार्बन ही इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होती है इसकी। बॉन्ड एनर्जी कैटनेशन में सबसे हाईएस्ट कार्बन की होती है, इसीलिए इसके ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। समझ आया? मिटा रहा हूं मैं। कैटनेशन वर्ड में कोई डाउट है किसी को? और ये पेपर में आएगा इसका ऑर्डर, 3-4 बार इसका ऑर्डर पूछ चुका है। समझ आया? कैटनेशन